हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यूलेट प्रयास में, जहां पर मैं लेकर के आया हूं सीआरटी 6 का सोल्यूशन। देखते हैं, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के तहत मैं लेकर के आया हूं सीआरटी 6 का सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज वांट टू बीट 75 टाइम इन अ मिनट, कैलकुलेट दिस फ्रीक्वेंसी। तो भैया, एक मिनट में 75 टाइम्स दिल धड़क रहा है, तो 60 सेकेंड में, मतलब एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इतनी बार धड़केगा। तो एक सेकेंड में ये 75/60 मतलब 1.25 हर्ट्ज धड़केगा। कौन सा पार्ट इसका सही है? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, सीधी फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितनी बार धड़केगा, सिर्फ इसी की हमें बात करनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन? बड़ा इजी होता है पीरियोडिक मोशन के लिए, कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो साइन हो या फिर कॉस हो। ठीक है, टैन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी एंड साइन 4 ओमेगा टी, ये बिल्कुल है, क्योंकि साइन ओमेगा टी, कॉस और ये तीनों फंक्शन हमारे जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं, जिनके टाइम पीरियड भी होते हैं। जैसे इसका टाइम पीरियड अगर की मैं बात करूं तो 2 पाई/ओमेगा होगा, इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो वो भी 2 पाई/ओमेगा होगा, और इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो 2 पाई/4 ओमेगा, मतलब पाई/2 ओमेगा होता है। ठीक है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी टाइम पीरियड नहीं होता, कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, ना कि लॉग कभी भी पीरियोडिक होता है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें से कौन सा फंक्शन सिंपल हार्मोनिक है? देखिए, करने की जरूरत भी नहीं है, हम सीधे कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक के लिए कम से कम ये होना चाहिए। अब देखिए, लॉग जब पीरियोडिक ही नहीं होता, एक्सपोनेंशियल जब पीरियोडिक ही नहीं होता, तो कम से कम सिंपल हार्मोनिक कैसे होगा? सिंपल भी, टैन भी क्या होता है, वो पीरियोडिक मोशन नहीं होता, तो सिंपल भी नहीं हो सकता। अब ये पीरियोडिक तो है, लेकिन ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना होगा। तो जैसे ये हमारी इक्वेशन जो है, देखिए ध्यान से, अगर इक्वेशन क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या है बोलो बेटे? साइन ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी यहां पर है। चेक करना है कि एसएचएम है या नहीं। तो एसएचएम की जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर माइनस का एक्स है, तो ऐसा हो सकता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और अगर मैं इसको दोबारा फिर से करूं तो कॉस का फिर से हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। साइन का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो साइन ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी बैठेगा। और इस हिसाब से ये जो है आपका एक बार और डिफ्रेंशिएट आपका हुआ था ये। ठीक है, एक बार ये और डिफ्रेंशिएट हुआ था। जैसे ये करने के लिए हमने x को एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, इसी तरीके से हमने वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाए थे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये आया है, जो कि प्रॉपर एसएचएम की इक्वेशन है। और अगर एसएचएम की इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है एसएचएम कर रहा होगा। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बोले बेटे? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो और भी लगा लाजवाब है। अ बॉडी ऑसिलेट विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, एक्स बराबर जो दिया गया है वो 5 cos 2 pi t प्लस पाई/4 है यहाँ पर। और किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, ध्यान से देखिए, 1.5 पर बताना है। तो x बराबर 5 cos 2 pi इंटू 1.5 प्लस पाई/4, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 पाई प्लस पाई/4 होगा। cos 3 पाई/4 जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ cos पाई/4 होता है। इसका मतलब x बराबर 5 माइनस का इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये √2 हो जाएगा। अब आप इसे जो है सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.535 मीटर अप्रॉक्स में। कौन सा पार्ट इसका सही होगा? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन? स्विमर कंप्लीट वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक टू रिवर टू द अदर बैंक, फिर वापस वापस आ रहा है, मतलब ऐसे जाके वापस ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे आ रहा होगा। तो ये पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टाइम पर वापस आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स एनएस डायरेक्शन एंड रिलीज, हाँ ये प्रॉपर पीरियोडिक मोशन होता है। तो कौन सा पार्ट सही होगा? सेकंड। एन एरो रिलीज फ्रॉम द बैरो, तो वापस ही नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता।
तो कौन सा पार्ट इसका सही है? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन? रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है तो फिर तो वो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं कर रहा, तो ये पार्ट नहीं हो सकता। मोशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मरकरी कॉलम इन यूट्यूब, ये यूट्यूब वाले में क्या होता है, जैसे ये हमने यूट्यूब बनाया, यहाँ पर जो मरकरी कॉलम है अगर इसको एक बार सक करके छोड़ दिया जाए तो ये अपने एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, तो ये एसएचएम है। मोशन ऑफ ए बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व बॉल, जैसे ये एक स्मूथ कर्व बॉल है, इसमें हमने एक बॉल रख दी है, अब ये इसके अबाउट अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, तो एसएचएम कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो रहे हैं, तो ये सेकंड थर्ड में हो रहे हैं, इसलिए इसका कौन सा पार्ट बिल्कुल सही माना जाएगा? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक? जैसे पहला वाला की अगर हम बात करें, पहले छोड़ो, सबसे पहले थर्ड की बात करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना तो पीरियोडिक होता है ना ही सिंपल हार्मोनिक होता, तो ये तो हट गया। अब ऑप्शन ये पहला और ये दूसरा, ये चेक करना है कि ये पीरियोडिक तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई भी साइन का या कॉस का फंक्शन होता है तो पीरियोडिक तो है, लेकिन वो एसएचएम कर रहा है या नहीं, ये कैसे चेक किया जाए? तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे पहला है साइन क्यू ओमेगा टी, मान लीजिए एक्स के बराबर है, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं dx बाई dt की मदद से। वेलोसिटी निकालने से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन का दोबारा करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का दोबारा होगा तो ओमेगा हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से हमने dv बाई dt कर दिया तो हमें एक्सलेशन मिलेगा। एक्सलेशन क्या मिलेगा? ओमेगा बाहर है, चलिए यहाँ बाहर कर लेते हैं। तो 2 साइन ओमेगा टी, साइन का दोबारा किया तो कॉस ओमेगा टी का दोबारा किया तो ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी बैठा के रखा। दैट इज द प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। कैसे लगाया बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। अब हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रोक के रखा और कॉस ओमेगा टी का दोबारा किया, तो कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का दोबारा होगा तो ओमेगा बाहर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से ए बराबर जो आने वाला है, सभी में से ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का साइन क्यूब ओमेगा टी, ये बैठेगा। अब ये तो x के बराबर है ही नहीं, ये जो है इट्स नॉट इक्वल टू टाइम्स ऑफ द माइनस एक्स, ठीक है, तो नो एसएचएम। पीरियोडिक तो है लेकिन ये एसएचएम नहीं है, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन देखना है, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी। तो मान लीजिए x बराबर जो है कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, लेकिन माइनस में। ये करेंगे तो 3 ओमेगा बाहर आएगा साइन ओमेगा टी, ये करेंगे तो 5 ओमेगा बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये बनेगा। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ किया है। 3 साइन 3 ओमेगा टी और साइन 5 ओमेगा टी, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा करेंगे, ये x को डिफरेंशिएट करके आया हुआ है, dx बाई dt किया था तो आया था। इसी तरीके से dv बाई dt कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। साइन का क्या होता है भैया? कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा पहले से था तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। साइन का कॉस हो जाएगा, एक ओमेगा पहले से था 3 पहले से था, तो 9 ओमेगा स्क्वायर कॉस 3 ओमेगा टी बनेगा। और इसी तरीके से माइनस का 25 ओमेगा स्क्वायर कॉस 5 ओमेगा टी बनेगा। यहाँ से अगर मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले भी लूँ तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर 9 और 25 डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये x के बराबर नहीं हो सकता। ये वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू x। अगर ये x के बराबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनैलिटी ये जो होता है ये यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो नो एसएचएम। तो पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है, इसलिए पहला पीरियोडिक तो है एसएचएम नहीं है, पहला पीरियोडिक तो एसएचएम नहीं है, और ये चौथे पार्ट में दोनों साथ साथ लिखा हुआ है, इसलिए इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बोलो भैया? फोर्थ पार्ट, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। Which of the following relation between the acceleration a and the displacement of the particle involve simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये कंपलसरी होता है, मतलब ए ये होना चाहिए।
ठीक है, इसमें माइनस साइन नहीं तो इसलिए गलत हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर इसलिए गलत हो गया। ये देखिए परफेक्ट इसको मैच कर रहा है, तो थर्ड पार्ट सही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, एक्स की क्यूब हो गया, तो ये सच में नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए। फिगर करस्पॉन्डिंग टू सर्कुलर मोशन, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस revolution clockwise as indicated on each figure. Obtain the corresponding simple harmonic motion of the x projection of the radius vector of the revolving particle p. इन केस क्या होगा, देखिए भैया ध्यान समझ लीजिए। ये जो स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो स्टार्ट हो रहा है भैया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका जो फुट है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अगर कभी भी क्वेश्चन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही होती है तो हमेशा साइन का इस्तेमाल करते हैं बेटा। किसका इस्तेमाल करते हैं, साइन का, ठीक है। चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक, इजी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको साथ में ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बात है टी की वैल्यू रख दूं, टी यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया है, तो 2 रख दिया। तो ऑब्वियस बात है एक्स यहाँ पर जो आएगा वो -3 साइन पाई टी आ रहा है, लेकिन ये चीज किसी भी में नहीं दी गई है कि 6 आ गया है, ये देखो 6 है, जबकि ये 3 आ रहा है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, क्योंकि राइट आंसर इस इक्वेशन की क्या है, -3 साइन पाई टी है, इसलिए चौथा पार्ट सही होगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द पिस्टन इन द सिलेंडर, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड of a locomotive has a stroke twice the amplitude in 1 मीटर है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक हो रहा है वो एम्पलीट्यूड का दुगना है, तो एम्पलीट्यूड ऑब्वियस बात है उसका जस्ट आधा हो जाएगा। इफ द पिस्टन मूव विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 200 रेडियन पर मिनट दी गई है, ठीक है, ओके। तो अगर ये रेडियन पर मिनट दी गई है तो क्या किया जाए भाई, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। बेटे मैक्सिमम स्पीड का जो फार्मूला होता है बड़ा इजी होता है, ए ओमेगा होता है। क्या होता है बोले बेटे, ए ओमेगा। ए की वैल्यू यहाँ पर 0.5 है और ओमेगा यहाँ पर जो है वो 200 है। 200 ध्यान रखना रेडियन पर मिनट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पर मिनट में ये चीजें हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 100, और ये जो आएगा वो मीटर पर मिनट होगा, ना कि सेकंड। 100 मीटर पर मिनट, इसलिए कौन सा पार्ट सही होगा, फोर्थ। ध्यान रखना पर मिनट वाला लेना है, पर सेकंड वाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर रेडियन पर मिनट है भैया, ध्यान देगा, यहाँ पर रेडियन पर मिनट है, इसलिए आंसर में पर मिनट वाला आएगा। फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सिली सी मिस्टेक मत कर देना, अगर आप ये सिली सी मिस्टेक कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से देखेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून 1.7 है। मून पर जी की जो वैल्यू है वो 1.7 है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून पर टाइम पीरियड क्या होगा पूछा गया है, और पूछा गया सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ इट इज द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर टाइम पीरियड आपको दिया गया है, अर्थ की सरफेस पर टाइम पीरियड 3.5 है, और जबकि अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। और इसकी पूछी गई है, सिंपल सी बात है, हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। टी जो होता है सिंपल पेंडुलम के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी होता है। किस फार्मूले से, टी बराबर पड़ा होगा 2 पाई √ के अंदर L/G। तो अगर सिर्फ जी पर डिपेंड कर रहा है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी होता है। तो टी मून अपॉन टी अर्थ अगर आप करते हैं तो रूट के अंदर जी चला जाएगा, अर्थ ऊपर वाला, और नीचे जो होगा वो मून वाला होगा, ठीक है। टी मून का निकालना है, अर्थ का 3.5 है, अर्थ का जो है भैया वो 3.5 है, ठीक है, और ये 9.8 है, और मून पर जो जी की वैल्यू है वो 1.7 है। तब यहां से अगर आप टी मून निकालेंगे तो वो 3.5 टाइम्स ऑफ 98/78 हो जाए 17 हो जाएगा,
बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैथ्स का टर्म्स है आपका ये 98/17 पहले कर लेते हैं। 3.5 अंडर रूट के अंदर 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अब देखिए यहाँ से कैसे हम आंसर को लगभग मैच करा सकते हैं। 5.76, अब 5.76 किसका रूट होता है, अगर आप ये दिमाग में रखें, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5.76 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 से ज़्यादा होगा, 3 से कम होगा। 576 है तो अगर जैसे 2.5 करते हो तो वो 6.25 पहुंच जाएगा। इसका मतलब या तो ये 2.3 है या तो ये 2.4 है। ठीक है, तो या तो ये 2.3 है या तो ये 2.4 है। ठीक है, या तो ये 2.3 है या तो ये 2.4 होगा। तो 4 होने के चांसेस ज़्यादा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 2.4 इंटू 2.4 करोगे, 4 चौको 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 9, 2 दूनी 4, 8 8 16 और 1 17, 4 और 1 5। अरे वाह एग्जैक्ट, ये तो भाई 2.4 का है, तो 2.4 हो गया। अब 3.5 को आप 2.4 से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, 8.4 एग्जैक्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े अच्छे से कर लिया। देखिए कैसे इसने इसका रूट निकाला है, ध्यान रखना। 2 से ज्यादा होगा, 2.5 से कम होगा, तुमने तुक्का मारा 2.3 या 2.4, 2.4 करके देख लिया, एकदम एग्जैक्ट बन गया, इसका मतलब ये पार्ट सही होगा, इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ए प्लस का 16 पाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टेक। द टाइम पीरियड हमें बताना है। तो पहले मेरी बात समझ लीजिए। एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है सिस्टम की, वो ये होती है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। और यहाँ पर साफ दिख रहा है ओमेगा की जगह किसने लिया है, इसने। रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाय कैपिटल टी ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से टी जो आने वाला है वो 1/2 सेकंड आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही होगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ स्प्रिंग इज लोडेड विथ मास m एंड पीरियड t if it is then cut into 4 equal part and each part is loaded with mass m, the time period t of the each part क्या होगा। चलिए कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको m मास की बॉडी से टांगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ l है मान लीजिए। इस केस में अगर आप टाइम पीरियड लिखते हैं तो ये लिखेंगे, लेकिन अगर आपने स्प्रिंग को कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट में तो ये लेंथ l/4 हो जाएगी, और सेम मास में टंगा दिया, लेंथ 1/4 हो जाए तो फायदा क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा हमेशा, के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अगर आप एल को 1/4 करेंगे तो के 4 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एल को l/4 किया तो के आपका 4k हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 4k हो जाएगा। और अब आप इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, 2 पाई अंडर रूट के अंदर m/k की जगह 4k रखेंगे, और ये साफ दिख रहा है कि 2 पाई अंडर रूट m/k डिवाइड बाई ये बाहर आएगा तो 2, ये पुराना वाला है, टी डैश जो हो जाएगा वो t/2 हो जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, t/2, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सिंपल सी की यहाँ पर इस्तेमाल करी है हमने, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l होता है। अगर l 1/4 होगा तो ऑब्वियस सी बात है k 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते हैं। अ मास m is suspended from a spring, negligible mass, the spring is pulled a little and then released, it execute as such okay। oscillation of the time period यहाँ पर t दिया गया है। when mass m is increased by small m कर दें अगर, the time period become हो जा रहा है m/4 times of t। तो mass of m upon capital M क्या होगा, ये पूछा गया। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा। सबसे पहली चीज, पहले वाले केस में स्प्रिंग की जब हम बात करेंगे तो फिर कैपिटल M अपॉन ये रखना पड़ेगा, और दूसरे वाले केस में जब हम बात करेंगे तो चूंकि मास आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो गया, के तो वही है तो के तो वही रह जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये जो है टाइम पीरियड, जब आपने एक स्मॉल m बढ़ा दिया है तो 5/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल T हो गया। अब बस इसी का सहारा लेना है।
एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बाहर आए, इधर भी स्क्वायर अगर कर दे तो 25/16 टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम प्लस स्मॉल एम बाई के हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, के से के गया, एम अपॉन एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। तो 16 कैपिटल एम प्लस 16 स्मॉल एम बराबर 25 कैपिटल एम बैठेगा। इसको अगर उधर लेकर के जाते हो तो 16 एम बराबर जो है 25 में से 16 गया, 9 6 15, 9 एम बच जाएगा और 9 कैपिटल एम बचेगा। क्वेश्चन में स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम बोला गया है, तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अगर आप निकालोगे, इसको उधर उसको उधर करोगे तो 9/16 हो जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही है? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था लेकिन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑन सिंपल पेंडुलम is omega and a respectively at a distance x from the mean position if its kinetic energy t है। अच्छा, kinetic energy को t दे दिया गया, बहुत बढ़िया काम किया। और पोटेंशियल एनर्जी को v बोला गया, तो t अपन v निकालना है। अरे यार ये तो इजी। kinetic एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन्हीं का रेशियो लेना है, तो टी अपॉन वी तो करना है। तो मुझे साफ दिख रहा है ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नया नहीं था और इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली तरीके से हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पर। ठीक है भैया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि हम लोगों ने आसानी से कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, इजी क्वेश्चन है। A body executing a system at a displacement x, its potential energy is E1 है and at a displacement y पर potential energy E2 है। ठीक है, कह रहा अगर x प्लस वाई कर देंगे potential energy E है, तो E E1 E2 के बीच क्या रिलेशन है? एक एक देख लेते हैं। जब E1 होगा तो हाफ के x1 स्क्वायर लिख दो, या x है तो x स्क्वायर लिखो। ठीक है, यहां से x बराबर जो आएगा वो 2/k और ये रहा E1 रूट। थोड़ा जल्दी कर दिया शायद मैंने आपके लिए। देखो दो को इधर लेके आओ, E1 अपॉन के बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो गया अंडर रूट के अंदर 2E1/k। E2 की जब आप बात करोगे तो हाफ के y2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो y बराबर जो है हम लोग 2E2/k लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई हुआ है, तो E निकालेंगे तो हाफ के x प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायर कर इधर कर दें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई बराबर जो है हम लोग रूट E अपॉन 2E/k लिख सकते हैं। अब x की जगह अंडर रूट 2E1 अपॉन के, और ये 2E2/k और ये 2E/k अगर लिख रहे हैं तो यार k2 सब में हट जाएगा, तो अंडर रूट E1 प्लस अंडर रूट E2 बराबर अंडर रूट E बैठेगा। सेकेंड पार्ट में आपका कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म से इधर से उधर कर दिया, बेसिक फार्मूला लगा करके हम काम चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अ पार्टिकल at the end of the spring execute a system with a periodic T1 while the corresponding period of the another spring T2 if the period of oscillation with the two spring are in the series क्या हो जाएगा? तो जरा देख लीजिए। जैसे एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, मास की बॉडी से टांगा हुआ है, इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में T1 बोला गया। चलिए अच्छी बात है, तो T1 अगर आप लिखोगे तो 2 पाई अंडर रूट के अंदर m/k1 लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से आप 1/k आप निकाल लो, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m/k1 आएगा। ठीक है, अगर मैं बस आपसे ये पूछूं कि 1/k1 की वैल्यू क्या है, कि अभी काम आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से कैसे, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा T1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, ये 1/k1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 2 है
और इसका जो टाइम पीरियड T2 बता रहे हो, तो अब मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं सीधे लिख सकता हूँ 1/K2 बराबर क्या लिख सकते हैं, T2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले स्प्रिंग और ये दूसरे स्प्रिंग का हो गया। अब कह रहे हैं दोनों स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दो। भैया अगर दोनों स्प्रिंग को आप सीरीज में जोड़ दोगे तो के इक्विवेलेंट की नौबत आएगी। और अगर के, अच्छा इसका टाइम पीरियड टी, 2 पाई के अंदर m/k इक्विवेलेंट। अब समस्या ये है कि यहाँ पर के इक्विवेलेंट को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेंगे। अच्छा यहाँ के इक्विवेलेंट आएगा कि जैसे उसको किया था 1/k इक्विवेलेंट, यहाँ पर जो आएगा इसके हिसाब से वो टी स्क्वायर जैसे किया था ना, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा के इक्विवेलेंट। अब 1/k इक्विवेलेंट, अब देखिए जैसे ये सीरीज में, बहुत ध्यान समझना, ये अगर सीरीज में है तो सीरीज में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये बेटा ये होता है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये होता है। अब 1/k इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, बी से साथ में ये क्या लिखोगे अगर देखे तो T1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, और ये T2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m होगा। मेरे हिसाब से टी स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बोलो भैया? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा इस पे दिमाग लगाया, थोड़ा इस पे लगाया, और के इक्विवेलेंट के इस फॉर्मूले की वजह से ही हमने हर केस में 1/K1 और 1/K2 निकाला था, 1/K इक्विवेलेंट निकाला था। ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन इसी तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, y1 एंड y2 दिया गया है, और उनके द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द टू मोशन क्या होगा, रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। चलिए रेशियो ऑफ टाइम पीरियड निकालते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आपको π/4 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 12t प्लस π/4। सर ऐसा क्यों? ताकि ये SHM की एक्चुअल इक्वेशन बन सके। 4 × 12 3πt प्लस π/4 ये बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको यही ओमेगा होता है। ठीक है, अच्छा अब देख लो जरा ध्यान से, मुझे ऐसा लगता है इस इक्वेशन में ओमेगा आपका 3π है। ऐसा इसलिए देखो यहाँ पर 3π तो लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ओमेगा क्या है, वो 3π है। तो यार ओमेगा 1/ओमेगा 2 जो आ रहा है 3π/3π मतलब 1:1 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इनका जो ओमेगा 1/ओमेगा 2 होता है वो T2/T1 होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा 1/ओमेगा 2 T2/T1, लेकिन वो भी तो 1:1 ही आएगा। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बोलो बेटे? सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द SHM ऑफ द पार्टिकल ये दिया, वेयर इज द कांस्टेंट, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन पूछा गया है। अगर देखो ध्यान से तो ये SHM की डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अगर हम इसको इससे कंपेयर कराएं, इक्वेशन SHM की डबल डिफरेंशिएशन वाली से, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो k/4 आ रहा है, तो ओमेगा जो आएगा वो k/2 आ जाएगा रूट के अंदर, रूट k/2 स्क्वायर के उधर भेजेंगे तो। अब अगर ओमेगा आपका रूट k/2 है तो ओमेगा 2π/T होता है, तो t बराबर जो है वो 4π/√k बैठेगा। कौन सा पार्ट इसका सही है? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 20वां देखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक विल बी इक्वल कब होती है? बेटा होना चाहिए a/√2 पर होती है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ कि काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल कब होती है। काइनेटिक का जो फॉर्मूला होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर a²x² होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर a² बराबर x², a² इज इक्वल टू 2x² एंड द x² इज इक्वल टू a²/2 एंड द a इज इक्वल टू a/√2 बैठेगा। मेरे हिसाब से ये वैल्यू रटी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू रटी नहीं है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में अगर इतना टाइम लगाएंगे तो हो चुका क्वेश्चन, हो चुका पेपर आपका सॉरी अबाउट दैट। एंड द क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन इज द क्वेश्चन ऑफ दैट,
क्या पूछा है? द नेक्स्ट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द बिलो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड पर बताना है। इस टाइम पर एक्सेलरेशन हम कैसे बताएं? सबसे पहले इस इक्वेशन से हमें मिलेगा क्या? देखिए ये xt ग्राफ है, ये क्या है? xt ग्राफ है। xt ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यू गई है, पहले तो ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर ये साइन का ग्राफ है तो साइन तो लेना ही लेना पड़ेगा भैया। एम्पलीट्यूड इसका 1 है तो एम्पलीट्यूड 1 हो गया। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में लगा समय, मतलब यहां से यहां तक बोले तो 8, बोले तो 8। तो टाइम पीरियड इसका जो है वो 8 है। 2π/T इंटू स्मॉल टी तो होता ही है। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो भाई साहब ये π/4t ये इक्वेशन होनी चाहिए एसएचएम की। अब अगर ये इक्वेशन एसएचएम की है तो एक्सेलरेशन की क्या होती है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इसे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन का क्या होता है? कॉस π/4 इंटू टी, और π/4 जो है आपका बाहर आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस का सा, ठीक है। और ये ओमेगा फिर से बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 16 बाहर जाएगा, और ये हो जाएगा साइन π/4 इंटू टी। भैया एक बार देख लीजिएगा, कॉस का माइनस का साइन π/4 इंटू टी, और π/4 बाहर फिर से आ जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि ये बना देगा। अब किस टाइम पर बोला गया है? 4/3 टाइम पर बोला गया। किस टाइम पर बोला गया बोले बेटे? 4/3। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कि 4/3 पर क्या आएगा। एक्सेलरेशन जो आ रहा है माइनस का π²/16 साइन π/4। टाइम क्वेश्चन में 4/3 दिया गया था तो 4/3 रख दें, तो a बराबर माइनस का π² साइन π/3 हो जाएगा। साइन π/3 मतलब 60 डिग्री होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो मेरे हिसाब से √3/2, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो ये आ जाएगा माइनस का √3π²/32। ये किसमें दिया गया है? फोर्थ पार्ट में दिया गया है। माइनस का √3π²/32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा आसान है, ठीक है। When a particle oscillates simple harmonically, its potential energy varies periodically if the frequency of the oscillation of the particle is n, frequency of the potential energy क्या होगा? बेटा हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए मेरी बात समझिएगा। जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं U बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जब लिखते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का फंक्शन है, और अगर साइन स्क्वायर का फंक्शन अगर ये दिया गया है तो जब इसको रिजॉल्व करते हैं कैसे करेंगे इधर देख लीजिएगा। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, cos 2 थीटा का, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और होता है, cos की जगह 1 लिखे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस का cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस का cos 2 थीटा/2 लिखते हैं। इधर से अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कुछ ऐसा बन जाता है 2ωt/2। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो आई है पोटेंशियल एनर्जी की वो 2ω आई है, और अगर फ्रीक्वेंसी 2ω और जनरल की होती है ओमेगा तो ऑब्वियस से होता है जनरल वाली से दुगनी आई हुई है। यहाँ साफ समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी जो पोटेंशियल एनर्जी की है वो जनरल से दुगनी है, इसलिए कौन सा पार्ट सही है? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? 2ω, जबकि ऑसिलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? ओमेगा। तो साफ दिख रहा है 2 टाइम्स है तो ऑब्वियस सी बात है 2 में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/8 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा क्या होगा, हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और u जो होता है
वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 8 बैठेगा। तो ए स्क्वायर बराबर इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, 1/8 + 1 मेरे हिसाब से 9/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक्स दी पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर जो है वो 8/9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो एक्स जो आएगा वो 8a² / 9, मतलब 2√2/3 × a। देखिए शायद ये थर्ड पार्ट में आपको दिया गया। किसमें दिया गया बोल बेटे? थर्ड पार्ट में ये आपको दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 बराबर a sin ओमेगा टी और y2 जो है वो cos ओमेगा टी है। यार cos ओमेगा टी को अगर साइन के फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है। अब कह रहा है कि द फर्स्ट वेव, पहली वाली वेव दूसरी वाली से कितने पीछे है, π/2 पीछे, मतलब लैग कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है लैग द सेकेंड बाई π/2। क्या जाएगा? लैग द सेकेंड बाई π/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन आगे है कौन पीछे है, बस इसी की बात करनी है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, तो फर्स्ट वेव लैग कर रहा है सेकंड से कितने बार, π/2 से लैग कर रहा है। साफ दिख रहा है π/2 आगे, साफ दिख रहा है π/2 जो y2 दूसरी वेव है वो पहले वाले से कितना आगे, π/2, क्योंकि π/2 फेस आगे साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो पहली वाली जो वेव है दूसरी वाली से π/2 पीछे होगी, तो लैग्स द सेकंड बाई π/2। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 are connected to a mass m as shown in the figure. The frequency of the oscillation of m is fr। चलिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो 1/2π के अंदर k इक्वलेंट अपॉन m होता है। पहले वाले के केस में अगर मैं बात करूंगा तो k इक्वलेंट, चूंकि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1 + K2 होता है। ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो K1 + K2 होता है डिवाइड बाई m। अब हुआ क्या, इफ बोथ K1 एंड K2 आर मेड 4 टाइम्स, K1 K2 को 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो अगर तुमने इसको 4 टाइम्स कर दिया तो दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जरा ध्यान समझेंगे। तो ये 4K1 और ये भी 4K2 डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो F2 जो आएगा आपका 4 बाहर हो जाएगा, K1 + K2 बाई m। 4 अगर बाहर आ गया तो 2 पे जाएगा, तो 2 टाइम्स। अब देखिए ध्यान से, पुराने वाले के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ये, K1 + K2 बाई m। तो ये तो पुराना वाला ही है, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई है वो पुराने वाले की दुगनी हो जाएगी। तो ये किस पार्ट में दिया गया बोलो बेटे? सेकंड पार्ट में दिया गया है। तो कौन सा पार्ट इसका सही है? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू हैव दैट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। A particle of mass m is attached to the three identical spring ABC, each of the force constant K as shown in the figure. If the particle of mass m is pushed slightly against the spring A and the release, क्या कह रहा है, पुश्ड स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग ए के अगेंस्ट ऐसे खींचा गया, अच्छा ठीक है, एंड रिलीज, देन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन क्या होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, बात समझिएगा। यहाँ पर एसएचएम की मेन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे भैया। ये कोई एम मास की बॉडी शायद है, हाँ ये आपकी एम मास की बॉडी है, इसी से अटैच है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट के है क्योंकि सभी आइडेंटिकल स्प्रिंग थी। ठीक है, तो ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है। अब देखो इसके एसएचएम फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम बिट कैसे निकाला जाएगा। अगर मैं इसको एक्स नीचे करता हूं, ठीक है, तो जैसे इसको हमने ऐसे खींचा तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। स्प्रिंग फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बेटा कहां लगेगा, ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए स्प्रिंग ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एफ ए ऊपर लगेगा। जब हम इसको नीचे खींचेंगे तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने इसको खींचा तो स्प्रिंग फोर्स नीचे ऊपर, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस साइड पर।
दैट इज एफ बी एंड एफ सी। अब चूंकि क्वेश्चन में ये 90 डिग्री दिया गया, तो ये 45 और ये 45 क्योंकि बी से चीरते हुए निकलेगा। अब अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूं एफ बी का, तो कॉस के साथ वाला होता है एफ बी कॉस 45, इसका करेंगे तो एफ बी कॉस 45, और एक कंपोनेंट इधर इधर बैठेगा एफ बी एफ बी साइन 45 और एफ सी साइन 45, जो कि दोनों सेम फोर्स है, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स है आपको माइनस टाइम्स लगाना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि रीस्टोरिंग है। तो एफ ए प्लस एफ बी कॉस 45 प्लस एफ बी कॉस 45, ये नेट फोर्स माइनस के साथ आपको लिखना चाहिए। अब अगर एफ ए एफ बी और एफ सी कॉस 45 है, देखिए मैंने वहां पर एफ बी लिख दिया है, यहां पर आपका जो है एफ सी कॉस 45 है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर के वाई के फॉर्म में कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो जैसा मान लीजिए आपने जो इसको खींचा, तो मान लीजिए आपने इसको एक्स खींचा, तो ये वाई और ये भी क्या हो जाएगा वाई। तो बहुत ध्यान समझना, ये अगर एक्स इधर गया है तो वाई इधर खींचोगे तो वाई इधर जाएगा, ये तुम्हारा वाई हो जाएगा। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। मान लीजिए ये वाली स्प्रिंग वाई है, तो ये भी क्या होगा वाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये ऐसे वाई है, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है x cos 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं f को लिखूंगा यहां पर, तो k x लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो k y cos 45, और इसको लिखूंगा तो k y cos 45। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, f बराबर माइनस का के एक्स प्लस कॉस 45 कॉस 40, इधर उधर जुड़ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ के वाई कॉस 45। अब अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि y बराबर हम लोग जो है वो x cos 45 लिख सकते हैं, और cos 45 बाहर पहले से ही है। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। f बराबर माइनस का के एक्स कॉस 45 1/√2 होता है, तो x 1/√2 अगेन 1/√2, क्योंकि भी 45 है, तो मेरे हिसाब से तो ये 2 हो जाएगा। तो के एक्स प्लस 2x अपॉन नीचे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f जो आएगा वो -2 के टाइम ऑफ x आ जाएगा। यहां पर जो आपका फोर्स आ रहा है बेटा f बराबर माइनस का 2 के एक्स, इसको अगर मैं कंपेयर कराता हूं के इक्विवेलेंट x से, तो आपको के इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 2k आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2π के अंदर k/m होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी के इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या है 2k आया हुआ है, तो बेटा ये आंसर होना चाहिए। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा 2m/k। आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ना ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा गया था भैया भैया भैया, आई एम वेरी सॉरी, टाइम पीरियड पूछा गया था। तो जो टाइम पीरियड आएगा वो 2π के अंदर m/2k आएगा। आई एम वेरी सॉरी, वहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया है, बट कोई बात नहीं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारे 26 क्वेश्चन के सोल्यूशन थे। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है मानस, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे CIT पेपर नंबर 6 का फिजिक्स सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो टिल क्वेश्चन नंबर 26 तक आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग्स are released, mass m is oscillating under the influence of 3 springs, जिनमें दे रखा है k1 k2 k3 के हिसाब से। ठीक है, as shown its frequency of oscillation is 1/2π √ k equivalent upon m, तो where k equivalent is। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहली चीज इसको कैसे किया जा सकता है ना। देखो आपको ये चेक करना है चारों में से कौन सा वाला ठीक होगा k equivalent के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज तो ये, जैसे ये एक ब्लॉक आपको दे दिया है मास m का, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, अगर
हल्का सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दें, हल्का सा, ठीक है, x, कुछ x इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, है ना, तो होगा क्या, जवाब में जो K3 वाली है और इवन K1 K2 वाली, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर दे रही होंगी, है ना भाई। क्या होगा, इस मास को अगर आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट कराओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कुछ लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्रेस होगी तो इधर एक रिस्टोरिंग फोर्स, इधर से ये आगे बढ़ रही तो इधर से भी एक फोर्स और इधर से भी एक फोर्स, क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, K3 की वजह से एक फोर्स लगेगा, क्यों, F इक्वल्स टू कितना होता है माइनस का KX के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या लगेगा K3X, ठीक। इसके लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ भी एक फोर्स लगेगा, कैसा, K1X के हिसाब से, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी एक फोर्स लगा रहा होगा K2X के हिसाब से, ठीक है। तो F इक्वल्स टू माइनस KX के हिसाब से है यहाँ पे, तो कितना होगा, F इक्वल्स टू माइनस का K3 K1 K2 सबको ऐड कर दीजिए, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है ना, X, ठीक। तो K इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया था, तो K1 K2 और K3 के हिसाब से ही आ रहा है ये तो है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ, K1 प्लस K2 प्लस K3। मेरे ख्याल से इसमें आपको एज सच कोई इशू नहीं हुआ होगा, बहुत ही इजीली आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, what will be the maximum acceleration of the particle in simple harmonic motion, इक्वेशन आपको दे दी है y इक्वल्स टू 5 sin 2t प्लस पाई बाय 4, ये तो डायरेक्ट है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, सामने ही सामने है यार। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पूछा गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए मैक्स आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे कितना दे रखा है ओमेगा, अगर आप इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, इस तरीके से। तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आपको कितना दे रखा है 2, और एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 5। तो जरा पुट कर दीजिए यहाँ पे ए मैक्स में, जरा यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना होगा, ओमेगा कितना आएगा यहाँ से 2, और एम्पलीट्यूड कितना है 5, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 5, कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चल, क्या लिखा है, इफ द मैक्सिमम स्पीड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए नॉट, then what will be the displacement of the particle from its mean position if its speed is √3 v naught by 2। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड कह रहा है, तो यहां पे मे भी वी नॉट होना चाहिए ए नॉट की प्लेस पर चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तो देख लेते हैं, है ना। तो वी मैक्स की अगर मैं बात करूं, वी मैक्स दैट इज नथिंग बट ए ओमेगा के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा क्या है इसके लिए, v के लिए अगर हम देखें तो ओमेगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ इट्स स्पीड इज √3 v नॉट बाय 2। तो जरा इसको रख के देखो, √3 v नॉट बाय 2 है, और v नॉट क्या है, v मैक्स है यहाँ पे, हाँ, तो √3 बाय 2 v नॉट बोला गया है इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि ये वी नॉट है ना, और यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए ओमेगा के बराबर, ठीक। यहां से एक ओमेगा कैंसिल कर दीजिए, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच रहा है यहाँ पे, √3/2 ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जरा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग कर देंगे अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या पूछा गया था यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से, है ना, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर लेगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2 के हिसाब से, ठीक है, a/2 शुड बी द
करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड कर भी लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस 5 sin ओमेगा टी। अच्छा एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। अरे यार ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है, एक तो ये दे रखा है 4 और दूसरा ये है, तो निकाल दो डायरेक्ट, ठीक है। कितना दे रखा है, x इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी है प्लस 5 sin ओमेगा टी है, ठीक। एक ये 4 के हिसाब से और एक 5, तो नेट इसका निकाल के देख लो कितना आएगा। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट्स इट, है ना, और तो कुछ है नहीं। 16 प्लस 25 कितना हो गया, अंडर रूट में 41, अंडर रूट में 41 फोर्थ, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ ये क्या दे रखा है आपको, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस के, और ये 2k है। अच्छा डायरेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपको विजिबल है कि नहीं। देखो ये तो स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस तरीके से लगी है, ठीक है। अगर विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। यहाँ पे ये k लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 2k है, ठीक है, ठीक। मेरे ख्याल से विजिबल होगा, ये ब्लॉक है। अब क्या कर रहे हैं, सिंपल है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। टाइम पीरियड ऑसिलेशन के लिए कितना होगा स्प्रिंग ब्लॉक में, 2 पाई रूट में m बाय k होता है, सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे मास तो n ही है और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा, k प्लस 2k यानी कि 3k हो जाएगा, ठीक है ना। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाय 3k होना चाहिए। है कोई ऐसा ऑप्शन, 2 पाई m बाय 3k, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स, इट्स टाइम पीरियड विल बिकम। अच्छा ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाय जी के हिसाब से। अब इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो ये हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, कि लेंथ को अगर 16 टाइम्स कर दें तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो यार देखो, यानी कि टाइम पीरियड और लेंथ के बीच के रिलेशन की बात हो रही है, तो उसका मतलब टाइम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एल के, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसको आपको कितना करना है, 16 टाइम्स, ठीक है। तो अंडर रूट 16 कितना बचेगा, 4, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स के हिसाब से। क्लियर हुई चीज, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और चलो, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 5 जूल, इफ मीन काइनेटिक एनर्जी इज 6 जूल, फाइंड टोटल एनर्जी। तो देखो जरा इसमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना दे रखा है, 5 जूल, ठीक है। तो एक रिलेशन आपको अगर पता हो काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज k इज इक्वल्स टू k मैक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। तो यहां पे अगर हम k के लिए देखें कितना होगा, k मैक्स बाय 2 के हिसाब से, ठीक। अब देखो जरा कितना दे रखा है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, इफ मीन काइनेटिक एनर्जी 6 जूल, मीन कितना है यहाँ पे 6 जूल, और k मैक्स निकालना पड़ जाएगा यहाँ से, तो उसको जरा मल्टीप्लाई भेजिए तो कितना आएगा यहाँ से, k मैक्स 12, ठीक है, 12 आ रहा, 2 इंटू 6। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, टोटल एनर्जी बताओ, फाइन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कितना दे रखा है मीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी यहाँ से कितनी आ जाएगी, मैक्स कितनी है 12 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 5, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहां से कितनी आ जाएगी 17 जूल्स, ठीक है, 17 जूल। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं बेटा। हाँ ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द गिवन सिस्टम विल बी। ये देखो यहाँ पे के है स्प्रिंग, ठीक है ना, ये के इस तरीके से विजिबल हो तो बहुत अच्छी बात है, ये मासेस रखे हुए हैं।
तो यहां पे यार देखो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। रिड्यूस मास में क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, म्यू बाय के हिसाब से, ठीक। ये म्यू क्या है, मासेस के लिए निकाल, 2 मास दे रखे हैं ना, तो m इंटू एम अपॉन में m प्लस m यानी कि 2m, तो m स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा। ये एक m से एक m कैंसिल होगा तो ये बचेगा m/2, ठीक है। अब इसी को जरा इसमें पुट कर दो, इसको जरा इधर पुट कर दो, कितना होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m/2 के, m/2 के, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करके देखते हैं जरा, है ना। या एक काम करते हैं, पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m/2 के, ठीक है। ये इधर से 2 टाइम्स में चला जाएगा ये, तो फिर दोबारा से अगर आप रूट लोगे, अगर दोबारा इसमें रूट लोगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में m/k एज इट इज, पाई स्क्वायर है तो पाई तो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ये बचेगा अंडर रूट में, ये पाई बाहर, अंडर रूट में 2m/k, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है कोई ऐसा ऑप्शन, पाई 2m अपॉन में k, हाँ, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, assertion, a spring watch shows correct time during free fall motion, g has not effect on time period of spring watch system। क्या कह रहा है, हाँ, assertion है कि spring watch shows correct time during free fall motion। बिल्कुल, अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर की बात कर रहे हो आप, तो टाइम पीरियड इसके लिए क्या होता है, 2 पाई रूट m/k, तो इसका मतलब तो यही हो गया, है ना, कि यहाँ पे जी का यहाँ पे जिक्र नहीं है, कहीं जी नहीं है यहाँ पे, तो जी से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फिर तो जब जी से इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो टाइम तो बिल्कुल सही शो होगा, ठीक है। तो एजर्शन तो एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि जी है ही नहीं इसमें, तो जी से इसको क्या फर्क पड़ेगा स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर में। रीजन क्या दे रखा है, जी हैज नॉट इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जी है भी नहीं, ये भी ठीक है। तो यानी कि एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जी यहाँ पे है ही नहीं, तो जी से इसको कोई बहुत फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे, नेक्स्ट। Assertion क्या है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ से वेलोसिटी अगर एक तरफ मैक्सिमम हो जाए, और फिर क्या बोला, व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, assertion तो एकदम सही है ना। कोई ऐसा डाउट तो नहीं है ना, कि पता चला आप में से कुछ लोग सोच के कर रहे होंगे, अच्छा अगर वेलोसिटी मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, नहीं, एक अगर मैक्सिमम है तो दूसरा वाला उसका उल्टा चल रहा होता है, ठीक। रीजन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डिफर इन फेज बाय पाई/2, हाँ रीजन भी ठीक है। अगर आप बात करते हैं फेज डिफरेंस की, एक्स वी और ए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है पाई/2, और इनके बीच का डिफरेंस होता है पाई/2 वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी। लेकिन अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तो इनके बीच में डिफरेंस होता है पाई, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है पाई/2, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा वाला होगा, एजर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है, लेकिन हाँ, रीजन जो है आपका वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फेज वगैरह की बात हो रही है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो एज सच इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों सही, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चल, a mass m is suspended through a weightless spring and it has time period t. The spring is now divided into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of these parts. अच्छा, then now the new time period होगा, ये now नहीं होगा, new time period बोला गया है, new time period will be, ठीक है ना, नया time period क्या होगा। तो देखो,
इसमें क्या है यहाँ पे, सस्पेंड किया गया टाइम पीरियड टी है और स्प्रिंग इज नॉट डिवाइडेड टू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, ये मान लो कोई स्प्रिंग थी, एम मास का ब्लॉक है, ये इसके लिए के हो जाएगा। अच्छा, अब क्या किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब L/4 हो रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड इसका क्या होता है, 2π√m/k। तो अब इसने बोला कि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स यानी कि L/4, तो ये कितना हो जाएगा इधर। ठीक है, अब कितना हो जाएगा के, अगर L/4 के हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए 4K, सभी लोग जानते हैं, सब में पढ़ रखा है ये चीज। L/4 हो गया तो K कितना हो गया, 4 टाइम्स 4K हो गया। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है न्यू टाइम पीरियड बताओ, तो न्यू टाइम पीरियड आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या, मास को अगर आप देखोगे तो मास तो देखो वही का वही है। ठीक है, तो मास को हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2π कांस्टेंट की कैटेगरी, इसको भी हटा देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो टी है आपका, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका T2/T1 होगा, ठीक है, नया वाला टाइम अपॉन पुराना वाला, इज इक्वल टू √k1/k2, यही होगा। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नया वाले के हिसाब से आपको बताना है। तो पुराना वाला टाइम आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे पुराना वाला दे रखा है टी, तो यहाँ पे जरा पुट कर दो T2 अपॉन में टी, और ये कितना हो जाएगा K1/K2। तो K1 कितना है K, और K2 कितना है 4K, तो अंडर रूट में K/4K। ठीक है ना, K से K कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, 1/2, इस T को इधर भेज दो तो T2 आपका, यानी कि नया टाइम पीरियड कितना आ गया, T/2। हाँ, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई बात समझ में। ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए, दे क्रॉस ईच अदर x इक्वल टू √3a/2, फाइंड देयर फेज डिफरेंस। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायरेक्ट निकाला जा सकता है। क्या करना है, फेज डिफरेंस आपको निकालना है। तो x इक्वल टू अगर हम यूज कर दें यहाँ पे a साइन, ठीक है, a साइन थीटा के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x आपको दे रखा है कितना, √3a/2। ठीक है ना, x आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, √3a/2। तो ये हो जाएगा √3a/2 इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, √3/2 साइन थीटा। साइन थीटा √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, π/3। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ से। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट्स फेज चेंजेस फ्रॉम π/6 टू 5π/6। डायरेक्ट है यार ये भी, π/6 से π/6 में कितना होगा, है ना यार। देखो सीधी सी बात है, 30 और 150 के साथ से कितना हो गया ये मान लो पार्टिकल है, ठीक है, हाँ ठीक, ये a/2 से एक्सट्रीम पे यहाँ पे कहीं जाया गया होगा, ठीक है ना, इधर साइड से, और फिर लौट के थोड़ा लेफ्ट में आया होगा a/2 से ही। ठीक है, तो a/2 है, ये भी a/2 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, a/2 और a/2 कितना हो गया यहाँ पे, a। ठीक है, उम्मीद है ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन 4v² इक्वल्स टू 25 माइनस x², फाइंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, तो 4v² है इज इक्वल्स टू 25 माइनस x²। ठीक है, तो इक्वेशन की अगर आप बात करोगे, इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू ω(a² माइनस x²। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा, v² इज इक्वल्स टू ω²a² माइनस x²। इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेजो, v² इज इक्वल्स टू ω²a² माइनस का ω²x², ये बचेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब देखो जरा,
ये इक्वेशन को जरा मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी इक्वेशन को v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरे को या तो डिवाइड बाय 4 कर दो या इस 4 को नीचे ले जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो कितना होगा, अगर डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, वी स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 25/4 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4, ये इक्वेशन आपकी बन के आ रही है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जरा कंपेयर करिए इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो कितना बचेगा, अगर आप कंपेयर करेंगे, आपको निकालना क्या था यहाँ पे, आपको निकालना था यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड आपको निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जरा इसको कंपेयर करें, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कितना है यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/4, ठीक है। तो माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, 1/4, तो ओमेगा आपका कितना आएगा यहाँ से, 1/2, ये आपका ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे ये 25/4 आपको दे रखा है, और इधर इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, 25/4 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जरा कंपेयर करते हैं इसको भी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 25/4, ठीक। ए स्क्वायर के यहाँ पे ए स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब एम्पलीट्यूड है, और ये क्या 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 होगा, ठीक है। जरा इसी 1/4 को इधर भेज दो, इधर भेज दो यहाँ पे, या इसको नीचे से कैंसिल आउट कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बचा कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो 5 आ रहा है आपका, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द गिवन पेंडुलम। ये यहाँ पे 3l/4 दे दी है, लेंथ आपको l दे दी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको भी करने के सेम, इसमें भी 2-3 तरीके लगते हैं, ठीक है, पर किसी से भी कर ले, शॉर्टकट मेथड से करते हैं जरा इसको। 3l/4 है और ये l दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2π√L/g। पर जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये क्वार्टर वाले केस दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये L है, ये 3l/4 है, कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हो रही है यहाँ पे। तो क्वार्टर की अगर कंडीशन बनते हुए दिख रही है, तो कितना होगा ये, 2π/4, 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू π/2L/g अंडर रूट में, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अगर हम इसके लिए बात करें इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से, एल इफेक्टिव की अगर हम बात करें, एल इफेक्टिव लेंथ की, इफेक्टिव लेंथ बोले तो यहाँ पे रिड्यूस जो हो रही है, 3l/4, एल में से 3l/4 जरा माइनस करें, तो ये कितना आ जाएगा, l/4 के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये l/4 आपकी मन के आ रही है, तो यहाँ पे जरा पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू, अगेन वही क्वार्टर वाला केस है इसका, तो π/2 अंडर रूट में l/4g, ये बचना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए दोनों को जरा हम जोड़ दें, जरा कितना होगा, तो π/2 अंडर रूट में l/g प्लस π/2 अंडर रूट में l/4g, ठीक है, इंटू 2 के हिसाब से, ठीक है, पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। तो कितना हो जाएगा यहां से, अगर आप गौर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे को या तो यहां से कॉमन ले लें, π/2 √L/g को कॉमन ले लें, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। π/2 √L/g को अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो कितना बचेगा अंदर, 1+1 अंडर रूट 4 है, तो 1+1/2 बचेगा, ठीक है, यही बचनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 √L/g
ठीक है, 3/2 के हिसाब से ऐसा कुछ बच रहा है। 3/2 के हिसाब से पूरा आपने कॉमन लिया है यहाँ पे। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, रूट 3/2 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, पाई/3 पाई/4 अंडर रूट में L/G। है कोई ऐसा ऑप्शन क्या? पाई/2 बच रहा है इधर तो, है ना, और यहाँ पे पाई/2 है और इधर पाई/2 है। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहा था, हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 पाई√L/G। ठीक है, अब सही है, 3 पाई/2 √L/G। ठीक है, तो कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट वाला। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। ठीक है, तो देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इज टू हाफ kx² के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, तो एनर्जी इज नथिंग बट हाफ Ka² टोटल एनर्जी। ठीक, अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, हाफ वे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a/2। ठीक, तो जरा इसमें पुट कर दो, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ के a²/4, a/2 इधर पुट कर देंगे आप, a/2 पुट करेंगे अगर, तो a²/4 हो जाएगा, है ना, के a²/4। ठीक है, तो जरा यहां से 1/4 को थोड़ा अलग करके लिखोगे तो कितना बचेगा अंदर, हाफ Ka²। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है आपका, एनर्जी के हिसाब से तो कितना आ गया यहां से ये, E/4। ठीक है ना, चल, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या दे रखा है 43rd क्वेश्चन में, कि टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन। तो यार, एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, ठीक है ना, a²ω² के हिसाब से। ठीक, अब यहां पे अगर आप गौर करेंगे, यहां पे अगर आप गौर करेंगे, तो अगर मैं इसकी बात करूं ओमेगा की, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई/t, यानी कि 4 पाई² अपॉन में टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो किसके किसके बराबर है यहाँ पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। हाँ, एम्पलीट्यूड भी है, टाइम पीरियड भी है, तो ये होना चाहिए फर्स्ट वाला, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट नहीं, टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड वाला सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज। तो देखो, पेंडुलम द केस है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत खेल जो है यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो देख लीजिए जरा किस तरीके से ये कहानी चलेगी। ये है आपका, ठीक है ना, पेंडुलम के हिसाब से, ठीक है ना, इसकी लेंथ मान लो L है, ये भी L है। ठीक है, और जरा ये थीटा एंगल है, तो इनके हिसाब से जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, पूरी L है, ठीक है, पूरी L है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा L, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा इधर साइड है, तो थीटा के पास वाला L cos थीटा। ठीक, तो टोटल L, तो ये कितना बचेगा, L माइनस का L cos थीटा। ठीक है ना, इतना पोर्शन L माइनस का L cos थीटा। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर खेल खेलें यहाँ पे, तो कितना होगा, हाफ mv²। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी में, mg, h के हिसाब से तो L माइनस का L cos थीटा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये यहां से L कॉमन ले लो, तो 2g, 2g हो गया, इधर मल्टीप्लाई करने पर L कॉमन लिया, तो ये बचेगा अंदर में 1 माइनस का cos थीटा, इस तरीके से। ठीक, अब जरा इसका अंडर रूट ले लो पूरे के, है ना, तो कितना बचेगा ये, अंडर रूट में v इज टू कितना बचेगा, 2gl
1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक। इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2gl इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4gl, 2 इंटू 2 4gl साइन स्क्वायर थीटा, 4gl 4gl, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर निकालोगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में जीएल और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा बाई 2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है ना। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से ये भी आप में से काफी हद तक लोग कर ले गए होंगे, ठीक है। चलो हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है, two particles P and Q start from the origin and execute simple harmonic motion along x-axis with the same amplitudes but with period 3 second and 6 second. The ratio of the velocities of P and Q when they meet. तो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं रिलेशन की मदद से, कैसे, ठीक है। यहां पे क्या पूछा गया है आपसे, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा गया ना, और टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन नहीं जानते, देख लीजिए, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, v जो है आपका दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो लगा दीजिए बस, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि v1 बाई v2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू t2 बाई t1, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, t2 कितना दे रखा है, रेशियो ऑफ इसके लिए निकालना है 3 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो टाइम 2 है, यानी कि t2 है कितना 6 सेकंड, और टाइम फर्स्ट वाला कितना है 3 सेकंड, तो ये 2 बाय 1 के हिसाब से, यानी कि 2:1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया है पेपर, ठीक है। तो आई होप हर एक क्वेश्चन आपको ठीक से यहाँ पे समझ में आया भी होगा और काफी हद तक आप लोगों ने सही भी सॉल्व किया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, जय हिंद।